शिवाय को लगा जैसे ये उसका आखिरी पल है। उसने एकदम जोर से चीखते हुए बिया को पुकारा, बिया, बिया मेरी हेल्प करो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि उतनी देर से उसे परेशान होता हुआ देखकर खामोश बैठी एंजॉय करती बिया एकदम से उसके पास आ गई। इतनी ताकतवर मकड़ी का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं कुछ सेकंड के लिए बस इसका ध्यान भटका रही हूँ। तुम इसका फायदा उठा सको तो उठा लो। शिवा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर बिया ने अपनी चोंच में से एक जोरदार वार सीधे मकड़ी की आंख में किया। कुछ पलों के लिए उस मकड़ी का ध्यान भटक गया जो किसी चट्टान की तरह शिवाय को दबाकर मार डालना चाहती थी। पलक झपकते ही शिवाय ने मौके का फायदा उठाया और तेजी से वहां से सरपट दौड़ता चला गया। तभी उसे अपने स्टोरेज रिंग में रखे पोशन का ख्याल आया। उसने एनर्जी रिगेनिंग वाला पोशन पिया और पूरी ताकत से भागता रहा। उसने भागते हुए पीछे पलट कर देखा। वो एक लगभग 15 मीटर लंबा बिच्छू था। दरअसल ये बिच्छू उस पेड़ की दरार पे छिपी मकड़ियों के पीछे था। मगर जब शिवाय ने उन मकड़ियों को पत्थर मारकर वहां से भगा दिया तो वो गुस्से में शिवाय के पीछे पड़ गया। शिवाय तेजी से भागता हुआ बस यही सोचा जा रहा था कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए। तभी उसने अचानक अपनी बाईं तरफ से कुछ चीखने की आवाज सुनी। उसकी आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से अपनी डायरेक्शन बदली और आवाजों की ओर दौड़ने लगा। इस बीच अनंत और आवेग दोनों उत्तर की तरफ भाग रहे थे। भेड़ियों के झुंड को उन दोनों का पीछा करते हुए 1 घंटा हो गया था। 2 भेड़ियों को मार डालने के बाद भी भेड़ियों के झुंड ने पीछे हटने का कोई इशारा नहीं किया। अभी दोनों भागे ही जा रहे थे कि तभी अचानक एक लड़का उनके सामने आ निकला। वो शिवाय था। उसने उन दोनों को देखा और भागना जारी रखा। भागो, जल्दी निकलो, यहां से दौड़ो। दोनों कुछ सवाल कर पाते उससे पहले ही पेड़ों से निकलती उस बड़े से स्कॉर्पियो को देखकर अनंत लगभग बेहोश हो गया। उसने एकदम से आवेग का हाथ पकड़ा और नीचे गिरते हुए लुढ़क कर बाईं तरफ फिसलता चला गया। जब कुछ सेकंड बीते तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और स्कॉर्पियो की ओर देखा। अभी अभी उसने अपनी मृत दादी को स्वर्ग से हाथ हिलाते हुए देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर से बच गया, जबकि शिवाय भेड़ियों की डायरेक्शन में ही बढ़े जा रहा था। और फिर जब स्कॉर्पियो और भेड़िए आमने सामने आ गए तो उसने एकदम से बाईं तरफ छलांग लगा दी और फिर वो उसके बाद भी नहीं रुका। लगभग 1 घंटे दौड़ने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि अब वो सेफ है तो उसने अपने कदम रोके और आसमान की तरफ देखा। काले बादल घिर रहे थे जो दिन के खत्म होने की निशानी थे। उखड़ती हुई सांसों के बीच उसने महसूस किया कि आज का दिन बहुत थका देने वाला था। आज जो कुछ उसने एक्सपीरियंस किया उसके बारे में सोचने के बाद शिवाय हंस पड़ा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे जिंदगी और मौत की जंग लड़नी पड़ेगी। साथ ही खुद को इतना इम्प्रूव करते हुए देखकर उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। अपने पास पड़े स्पिरिट क्रिस्टल से छोटी सी आग जलाने के बाद शिवाय आराम करने के लिए एक पेड़ के पास बैठ गया। बिया भी उसकी ओर उड़ी। शिवाय ने भेड़ियों से चुराए 2 स्पिरिट फल निकाले। उनमें से एक को उसने बिया की ओर फेंका और दूसरे को खाने लगा। पूरा फल खाने के बाद शिवाय ने काले आसमान की ओर देखा। आसपास का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया था जिससे हवा ठंडी हो गई थी। कुछ चमकते सितारे काले आसमान को रोशन कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि एलिक्सिर ऑफ लाइफ कहाँ मिलेगा। टावर बहुत बड़ा है, इसलिए उसकी तलाश करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुझे सभी काले क्रॉस के निशानों से बचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सुनहरे क्रॉस के निशानों को टेस्ट करना चाहिए। ये सोचते हुए कि उसे क्या करना चाहिए, शिवाय खड़ा हो गया और अपने थोड़े फटे हुए कपड़ों पर थपथपाया। ऐसी गंदी हालत में वो सोने वाला नहीं था। इसके अलावा पिशाच से भरे जंगल में बिना तैयारी के सोना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। इसलिए कपड़े बदलने के बाद वो और बिया आज रात आराम करने के लिए सेफ जगह की तलाश करने लगे। जल्दी उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया जो कई मीटर चौड़ा था। कांटों को अनदेखा करते हुए शिवाय पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर पहुंचने के बाद उसने अपनी तलवार से कुछ कांटों को खुरच कर हटा दिया। अपने लिए एक छोटी सी आरामदायक जगह बना ली। आज का दिन बहुत थका देने वाला था, इसलिए जैसे ही शिवाय ने अपनी आंखें बंद की वो सो गया। बिया भी गेंद की तरह उसके सीने के ऊपर बैठी रही, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोई नहीं, क्योंकि खतरा पूरी तरह हटा नहीं था।
अगले दिन सुबह सुबह शिवाय और बिया दोनों उठे और उन्होंने मैप के हिसाब से खजाने की तलाश शुरू कर दी। ऐसे ही एक वीक बीत गया। उन्होंने सभी काले क्रॉस के निशानों को महामारी की तरह टाला ताकि फिर से उनका सामना वैसे किसी मॉन्स्टर से ना हो। इस दौरान उन लोगों को 8 से ज्यादा सुनहरे क्रॉस साइंस को लूटने के बाद भी उन्हें जीवन का अमृत नहीं मिला। यही वजह थी कि शिवाय गुजरते हुए वक्त के साथ मायूस होता जा रहा था। हालांकि ये अभी पहली मंजिल ही थी। दूसरी ओर टावर के अंदर आने के बाद अक्षय अकेले ही लड़ता रहा। शिवाय की तरह वो जंगल के अंदर नहीं आया, वो पहाड़ के किनारे पर दिखाई दिया। पहाड़ के आखिरी में पेड़ थे, लेकिन उन पेड़ों में कोई कांटे नहीं थे, जिससे अक्षय को रात में आराम करने में आसानी होती थी। उसने बहुत सारे पिशाचों को मार डाला था और अपने स्टैट्स को थोड़ा बढ़ा लिया, लेकिन बदकिस्मती से उसे कोई खजाना या स्किल क्रिस्टल्स नहीं मिले। 1 हफ्ते तक लड़ने के बाद आखिरकार उसे एक ह्यूमन साथी मिला, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो कौन है। इसलिए कुछ समय तक एक दूसरे की मदद करने के बाद वो अलग हो गए। उसी तरह कनिष्क और बाकी लोगों का सफर भी जारी रहा। 2 हफ्ते से ज्यादा चलने के बाद आखिरकार वो सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे। शिवाय ने अपने स्टोरेज रिंग से नक्शा निकाला और सुनहरे क्रॉस के निशानों की जांच की। उसके सामने पहाड़ पर 11 सुनहरे निशान थे। वो कुछ देर तक सोचता रहा, क्योंकि सबसे नजदीकी सुनहरा निशान भी पहाड़ के बीच में ही था। साथ ही पहाड़ पर सुनहरे निशानों से ज्यादा काले क्रॉस के निशान थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने पुरानी स्क्रोल को वापस अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख दिया और पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। अगले खजाने की खोज के लिए उन्हें एक खास पहचान वाले गुफा की तलाश थी। धीमे कदमों से शिवाय पहाड़ के पास पहुंचा और चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ते चढ़ते वो लोग एक दूसरे की गुफा के पास पहुंचे। शिवम को गुफा के सामने 2 ग्रुप्स के 6 लोग खड़े दिखे। उन 6 में से 4 के कान नुकीले थे, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो सब वामन ही थे। और उनके साथ मौजूद बाकी 2 ह्यूमंस थे। वो सारे लोग गुफा की दीवारों को तोड़ रहे थे। उस छोटी सी भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा देखकर शिवाय की आंखें चमक उठी। ये बिलाल था, 2nd ईयर का सीनियर स्टूडेंट, जिसने एकेडमी छोड़ने से पहले नीतीश और शिवाय से बात की थी। उसने शिवाय को पहचान लिया। बिलाल से मिलने के बाद शिवाय ने उससे उस खास गुफा के बारे में पूछा, लेकिन बिलाल को भी कुछ पता नहीं था। बिलाल एक पिशाच का शिकार कर रहा था जब उसने कुछ वामन और ये अजीब जगह देखी, जहां से आगे जाने के लिए उन्हें एक रास्ते की तलाश थी। वो लोग उसी रास्ते की तलाश में इस गुफा के दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बिलाल के साथ दूसरे काले बालों वाले आदमी का नाम हसन था। वो एक आम आदमी था जो एक दूसरे किंगडम से था। जब बिलाल वहां आया तो हसन पहले ही वहां मौजूद था, और चूंकि वे दोनों ह्यूमंस थे, इसलिए उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया। जब शिवाय और बिलाल बात कर रहे थे तो अचानक एक सख्त आवाज सुनाई दी, जिससे उनकी नजर गुफा की ओर पड़ी। गुफा के चारों ओर की ढाल टूटने लगी और कुछ ही देर में वो पूरी तरह से गायब हो गई। जिस वामन ने ढाल तोड़ी थी वो खुशी से चिल्लाया और अपने साथियों की ओर देखा जो उसकी तारीफ कर रहे थे। सभी वामन इकट्ठा हुए और शिवाय के साथ साथ बिलाल और हसन की तरफ देखे बिना ही गुफा में बढ़ते चले गए। वो तीनों भी उनके पीछे पड़ रहे थे। वो लोग लगभग 15 मिनट तक चलते रहे। गुफा के अंदर धीमी रोशनी थी और गुफा के चारों ओर बिखरे आसमानी पत्थरों के ढेर से एक सफेद रंग की रोशनी आ रही थी। अगले 10 मिनट बाद वे एक बड़े से खाली मैदान में थे। अब वहां पर उन्हें अलग अलग सुरंगें मिली। अब हमें यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए, वरना हमें जो भी खजाना मिलेगा वो हमें बांटना पड़ेगा और शायद हमें ये बात तकलीफ देगी। उससे बेहतर हम किस्मत के भरोसे एक रास्ता चुनकर आगे बढ़ते हैं। सबने हामी भरी और अलग अलग रास्ते की तरफ बढ़ गए। सुरंग के रास्ते से गुजरते हुए शिवाय को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो गर्म पानी के पर्दे से होकर गुजर रहा हो। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा तालाब दिखा। शिवाय ने देखा कि तालाब में एक चमकदार किताब हवा में तैर रही थी। तभी उसकी नजर तालाब में साफ पानी के नीचे पड़ी। एक बहुत बड़ा सांप जैसा सफेद छिपकली पानी के अंदर रस्सी की तरह लिपटा हुआ था। वो उस बिच्छू से भी ऊंचा था। छिपकली अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस ले रही थी। तभी उनकी आहट से वो जाग गई और जैसे एक बार फिर शिवाय के अंदर पावर का टेस्ट शुरू हो चुका था।
अभी वो सारी पावर इकट्ठा करके उस बड़ी सी छिपकली पर हमला करने ही वाला था कि तभी छिपकली ने अपनी बड़ी सी जीभ निकालकर उसकी तरफ लपलपाई। शिवाय छिपकली में बिजी था, जबकि बिया की नजर उस हवा में तैरती हुई बुक पर पड़ी। हाँ, वो चमकदार चीज क्या है? उसने जैसे ही उस किताब पर अपनी चोंच लगाई, वैसे ही वो किताब तालाब के तल में गिर गई और देखते ही देखते तालाब की दूसरी ओर एक छोटी सुरंग खुल गई। शिवाय बिजली की फुर्ती से छिपकली के वार से बचते हुए उस सुरंग में घुस गया। सुरंग में उसे एक और तैरती हुई किताब मिली। उसे लगा एक बार फिर उसे आगे का रास्ता इसी किताब से मिलेगा, इसलिए उसने हवा में तैरती वो किताब लपक ली। लेकिन वो कोई एंशिएंट बुक थी। उसका टाइटल था इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन। ये एक स्किल थी जो कि किताब की शेप में स्टोर्ड थी। उसने जल्दी से वो किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो किताब खुलते ही सफेद पार्टिकल्स में बदल गई और उसके अंदर समा गई। जल्द ही उस किताब की स्किल और सारी जानकारी उसके दिमाग में आ गई। वो एक और स्किल हासिल करके बेहद खुश था। ये एक लाइफ सेविंग स्किल थी, जिसके जरिए वो स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था। हालांकि उसकी स्पिरिट एनर्जी पर डिपेंडेंट होने के कारण ये सिर्फ कम दूरी के टेलीपोर्टेशन के लिए ही थी। उस किताब के शिवाय में समाते ही सुरंग की दूसरी तरफ अपने आप ही एक दरवाजा खुल गया। शिवाय ने जैसे ही दरवाजे के पार अपने कदम रखे, वैसे ही वो एकदम से चौंक गया। क्या था दरवाजे की दूसरी तरफ? क्या शिवाय को अपना अंत दिख रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए इस सीरीज का अगला एपिसोड।